हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका केमिस्ट्री टीचर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हमारे L1 कोचिंग के ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म पर, जहां पर हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं और अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। बच्चे सोचें कि पढ़ाई तो कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, तो पर नहीं, पढ़ाई करना एक अलग बात होती है और अच्छी तरीके से पढ़ाई करना अलग बात होती है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं, बहुत सी कॉमन सा एक सवाल होता है बच्चों का। बहुत ही बच्चे हमसे पूछते हैं कि सर हमें कितना घंटा पढ़ाई करना चाहिए, कितना घंटा पढ़ाई करना चाहिए। तो हम बोलते हैं कि बच्चा, ये सवाल का जो आंसर है वो डिपेंड करता है कि आप पढ़ाई कैसी कर रहे हो। अगर आप पढ़ाई सही तरीके से नहीं कर रहे हो तो आप चाहे दिन के 24 घंटे आप पढ़ाई करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। पर वहीं अगर आपने पढ़ाई अच्छी तरीके से कर लिया तो 2 घंटे की पढ़ाई ही मोर देन इनफ हो जाएगी आपके सिलेक्शन के लिए या आपके रिजल्ट के लिए। तो वही होता है कि आप पढ़ाई कैसे करते हो। केवल पढ़ाई कर रहे हो कि अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे हो, सही वाला आप लोग पढ़ाई करते हो। याद रखिएगा कि क्वांटिटी ऑफ स्टडी डज नॉट मैटर्स एट ऑल। बिल्कुल मैटर नहीं करता है क्वांटिटी ऑफ स्टडी। द ओनली थिंग विच मैटर इज़ क्वालिटी ऑफ स्टडी। क्वालिटी ऑफ स्टडी जो है वो ज़्यादा मैटर करता है कि आप किस तरह की क्वालिटी की पढ़ाई कर रहे हो। जैसे कि आप बैठे हुए हो, आपके टेबल पर किताबें खुली हुई हैं, कॉपी खुली हुई है, पेन है, सब कुछ है, और आप बैठ के बस इधर उधर की बातें सोच रहे हो कि आज क्या हुआ है, वहाँ पे क्या हो रहा है, टीवी सीरियल में क्या हो रहा है, कौन सा नया गेम हुआ है, पबजी में कौन सा लेवल आया है, ये वो बहुत बहुत सारी बातें आपका दिमाग में घूमता रहता है। तो बोलते हैं कि किताब खोलने का तो कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ, वो तो बस आप दिखावटी काम कर रहे हो, दिखावटी आप पढ़ाई कर रहे हो। कि अचानक से मम्मी या पापा या कोई भी घर का बड़ा आपके रूम में घुसेगा तो देखेगा कि ये पढ़ाई कर रहा है, बच्चा पढ़ाई कर रहा है, पर रियलिटी में तो आप तो पढ़ाई कर ही नहीं रहे हो। यही इसी को बोलते हैं क्वांटिटी ऑफ स्टडी। क्वालिटी ऑफ स्टडी नहीं होता है। वहीं आपने क्या किया, एकदम सोच समझ के आप रूम में बैठ गए, टेबल के पास आपने बैठ लिया, चेयर पे आप बैठ गए हैं, और आपका एकदम मन ये है कि 2 घंटा हमें केवल पढ़ाई करना और कुछ नहीं, और कोई भी बातें आपको सोचना नहीं है। आपने क्या करा, एकदम ध्यान लगा के 2 घंटे की आपने पढ़ाई कर लिया। जब आप ध्यान लगा के 2 घंटे की पढ़ाई करोगे तो आपको खुद ही एकदम चेंज फील होगा, लगेगा कि हमने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई किया है, हमारा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा क्लियर हो गया है। इस कॉन्सेप्ट से जुड़ा हुआ अगर कोई भी सवाल हमसे पूछा जाएगा तो हम कर लेंगे। दैट इज कॉल्ड एज क्वालिटी स्टडी। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वालिटी स्टडी का हम लोग नाम देते हैं। तो चलिए हम लोग भी क्या करते हैं कि अपनी क्वालिटी स्टडी को हम लोग स्टार्ट करते हैं। बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अक्षय, श्रेया, दक्ष, ममता, सुधि, सुधीर, एंड many others are there. तो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। इनफैक्ट गुड आफ्टरनून में, हाँ, गुड इवनिंग हो गया है, 4 तो बज ही गए हैं, 4 बज गए हैं और पढ़ाई अभी बाकी है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी पढ़ाई, ठीक है। सबसे पहला सवाल ये रहेगा कि क्या आपको मेरा वीडियो क्वालिटी और ऑडियो क्वालिटी अच्छी प्राप्त हो रही है। इज़ माई वीडियो एंड ऑडियो क्वालिटी क्लियर, से येस और नो, सब लोग जवाब दीजिए, क्योंकि मुझे एक अलग तरह का अप्रीहेंसिव फीलिंग हो रही है। ओके, बच्चे बोल रहे हैं कि क्लियर है, बढ़िया। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर नंबर 7 को। टॉपिक विल बी द सेम, मैटर इन आवर सराउंडिंग। और मेरे बारे में आप काफ़ी अच्छी तरीके से जान चुके हैं। मैं आपका केमिस्ट्री टीचर, आपका मेंटर, आपका मार्गदर्शक, आपका होस्ट, आपका सब कुछ इस एक सेशन के लिए, आने वाले सेशन के लिए भी अगर आप हमसे जुड़े रहेंगे तो इस एक सेशन के लिए आपका सब कुछ, आपको मेरी बातों पे ध्यान रखना है, भरोसा करना है। भरोसा इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट फॉर द गुड रिजल्ट। आपको भरोसा होना चाहिए। अगर भरोसा नहीं है तो कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो भरोसा होना चाहिए। तो इसी भरोसे के साथ हम लोग अपने आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। L1 एस्पायर ऐप वाले पार्ट को हम स्किप करेंगे, डाउनलोडिंग पार्ट को भी हम लोग स्किप करेंगे। L1 एस्पायर ऐप पर शायद क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं या फिर होने वाली है, हो गई हैं या फिर होने वाली है। तो आप लोग को बता दिया जा रहा है कि प्रोसेस क्या है। मैं देख रहा था ग्रुप में कि आप लोग को इंस्ट्रक्शन मिल चुका है कि L1 एस्पायर जो है वो फिर से स्टार्ट हो चुका है, एक नए फ्लेवर में, एक नए फॉर्म में। तो L1 एस्पायर ऐप आप अपने स्मार्टफोन में डाउनलोड कर लीजिए। बिल्कुल डाउनलोड तो करना ही है। पुराना वाला L1 एस्पायर जो है अब चेंज कर गया, अब नए वाले L1 एस्पायर पर हम लोग काम करेंगे।
ओके, वंदना, अम्बरीश एंड साहिल एंड दक्ष, सर ऐप पर अब 2 क्लास चलेगी। ठीक है, वो आप लोगों को बता दिया जाएगा, टाइम टू टाइम आप लोग को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि कैसे क्लास होगी, 2 क्लास चलेगी कि 3 क्लास चलेगी। ठीक है, समरी ऑफ द प्रीवियस लेक्चर। पिछले लेक्चर में मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बारे में बताया था कि पार्टिकल का जो मैटर का जो पार्टिकल होता है उसका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है। 4 कैरेक्टरिस्टिक होता है। पहला है कि पार्टिकल्स आर वेरी वेरी स्मॉल, देखा था। दूसरा है कि पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम विच इज कॉल्ड एज इंटर पार्टिकल स्पेस, या फिर वॉइड का भी हमने नाम दिया था। वॉइड एक नाम याद कर लीजिएगा, आने वाले क्लास में ये काफ़ी फेमस होने वाला है। वॉइड, वॉइड का मतलब शून्य, शून्य का मतलब कुछ भी नहीं, और कुछ भी का नहीं मत का मतलब एम्प्टी स्पेस हो गया। तो पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम। फिर मैंने आपको बताया था कि पार्टिकल्स आर कंटिन्यूसली मूविंग, और फिर चौथा मैंने आपको बताया था कि पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर। तो 2 कैरेक्टरिस्टिक तो मैंने आपको पिछले क्लास में बता दिया था। अब जो बच गए हैं 2 कैरेक्टरिस्टिक, उसको हम लोग आज के क्लास में करेंगे। तो आज की क्लास में हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर को हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ओके। कुछ बच्चे कुछ सवाल बोल रहे हैं, पर लाइव चैट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, वो धीरे धीरे सब कुछ सही होगा साहिल, सब कुछ सही होगा, क्योंकि फिर से हमने एक नया ऐप कंस्ट्रक्ट किया है। पुराने वाले को हम लोग शायद हटा रहे हैं, उसके बदले में नए ऐप को ला रहे हैं, तो उसी वजह से थोड़ा सा भी प्रॉब्लम फेस होगी। पर आने वाले दिनों में जल्दी ही सारे प्रॉब्लम्स का समाधान कर दिया जाएगा, और आप लोग एकदम हंसी खुशी एकदम सही मन से पढ़ाई आप लोग जारी रखोगे। तो चलिए आज के हम अपने सवाल को पेश करते हैं। लेट्स वार्म अप योर ब्रेन। आपके ब्रेन को हम लोग थोड़ा सा कसरत कराते हैं और देखते हैं कि आप इसका आंसर सही दे पाते हो कि नहीं दे पाते हो। ओके ओके, सवाल ये है, ऑन हीटिंग रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीजेज बिकॉज। एक मैंने आपको स्टेटमेंट बता दिया है कि हीट करने पर, गर्म करने पर डिफ्यूजन का जो रेट है, गति है, वो बढ़ता है। बढ़ता है, ज़रूर बढ़ता है, बढ़ता नहीं है, बढ़ता है। अब आपको बताना है कि ऐसा क्यों। 4 ऑप्शन है। ए, इंटर पार्टिकल स्पेस इंक्रीजेज। क्या आपको लगता है कि इंटर पार्टिकल स्पेस इंक्रीज करने की वजह से रेट ऑफ डिफ्यूजन बढ़ता है। बी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इंक्रीजेज। पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करने की वजह से रेट ऑफ डिफ्यूजन बढ़ता है। सी, वॉल्यूम ऑफ द मैटर इंक्रीजेज। मैटर का वॉल्यूम इंक्रीज करने की वजह से रेट ऑफ डिफ्यूजन बढ़ता है। या फिर डी, ऑल ऑफ द अबव। मुझे लगता है कि ए बी सी तीनों ही है, सही है। तो आपको क्या लगता है वो मुझे जानना है, और 3 बच्चों को तो पता भी चल गया है कि उनको क्या लगता है। तो जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि चैट बॉक्स में सुधीर यादव को लगता है कि डी, अम्बरीश को लगता है डी, वंदना को अभी लगने वाला है, इनफैक्ट उनको लग चुका है कि डी सही आंसर है। अक्षय सिंह को डी लगता है, दक्ष को डी लगता है, साहिल यादव को बी एंड सी लगता है। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग आंसर। साहिल यादव को लगता है बी एंड सी, वंदना को लगता है डी। ओके, बता दिया। कुमारी हेमा को लगता है डी आंसर। इनफैक्ट सारे के सारे बच्चों को लगता है डी आंसर होगा। एक बच्चों को छोड़ दिया जाए, साहिल को अगर छोड़ दिया जाता है तो सारे बच्चे सोच रहे हैं कि यहाँ पर डी आंसर होना चाहिए। अब ये देखिए, सवाल जो है ना बड़ा ट्रिकी है, बहुत ही ट्रिकी है। इनफैक्ट ऐसे सवाल को अगर हम एग्जामिनेशन में यूज़ करें तो मुझे यकीन है कि 90% से ज़्यादा बच्चे जो है वो गलत करके आएंगे, क्योंकि असल में यहाँ पे जो 3 ऑप्शन दिया हुआ है ए बी सी, तीनों की तीनों ऑप्शन सही है अपने मायने में। क्वेश्चन के हिसाब से नहीं हम बोल रहे हैं, क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव में हम बात नहीं कर रहे हैं, हम ऑप्शन के खुद के पर्सपेक्टिव के हिसाब से बात कर रहे हैं। तीनों की तीनों ऑप्शन सही है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर तीनों ऑप्शन होता है। अगर किसी भी मैटर का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इंटर पार्टिकुलर स्पेस बढ़ता है, बिल्कुल बढ़ता है। टेम्परेचर बढ़ाने पर काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल बढ़ता है, बिल्कुल बढ़ता है। और टेम्परेचर बढ़ाने पर वॉल्यूम ऑफ मैटर भी क्या करता है, बढ़ता है, बढ़ता है। इंटर पार्टिकुलर स्पेस बढ़ गया तो ऑब्वियस सी बात है कि वॉल्यूम भी क्या करेगा, बढ़ेगा ही बढ़ेगा।
तो टेम्परेचर बढ़ाने पर तीनों की तीनों स्टेटमेंट जो मैंने आपको लिखवाया है या शो किया है वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। पर हमें जो आंसर देना है वो क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव में देना है, मतलब कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है उसके हिसाब से हमें आंसर देना है। समझ में आई बात है? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है उसके हिसाब से हमें आंसर देना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं कि जैसे कि एक बच्चे का नाम ले लेते हैं, साहिल का नाम लेते हैं, और साहिल को बोलते हैं कि साहिल जो है एक अच्छा बच्चा है। साहिल जो है एक अच्छा बच्चा है, अच्छा बच्चा है, ठीक है, अच्छा बच्चा है। क्यों अच्छा बच्चा है? इसका ऑप्शन के बारे में हमें सोचना है, क्यों अच्छा बच्चा है। तो मैं बोलता हूँ कि ये क्योंकि इसका नाम साहिल है, इस वजह से ये अच्छा बच्चा है। या फिर हम बोल सकते हैं कि ये जो है इस मोहल्ले में रहता है, इस वजह से ये अच्छा बच्चा है। या तो ये जो है ये काम करता है, इस वजह से ये अच्छा बच्चा है। तो अलग अलग ऑप्शन देकर हम जस्टिफाई कर सकते हैं कि सारे के सारे ऑप्शन सही है। इसका नाम साहिल है तो साहिल का मतलब अच्छा ही होगा, तो इस वजह से इसने नाम रखा है, तो इस वजह से हम लोग बोलते हैं कि ऑप्शन जो है वो ऐसा हो सकता है। पर हमें क्वेश्चन के हिसाब से सुनना है, सोचना है। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन के बारे में पूछ रहा है। किसके बारे में बेटा? हमें रेट ऑफ डिफ्यूजन के बारे में सोचना है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन टेम्परेचर बढ़ाने पर क्यों इंक्रीज करता है। क्या इंटर पार्टिकुलर स्पेस के इंक्रीज करने की वजह से रेट ऑफ डिफ्यूजन बढ़ता है? बिल्कुल नहीं। रेट ऑफ डिफ्यूजन और इंटर पार्टिकल स्पेस में कोई भी लेना देना नहीं है, ठीक है। सर साहिल कमेंट सेक्शन ब्लॉक हो गया है, क्यों ब्लॉक हो गया है मुझे नहीं पता है, देखेंगे इसको, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ कि इंटर पार्टिकुलर स्पेस और रेट ऑफ डिफ्यूजन में कोई भी लेना देना नहीं है। वो बात अलग है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर इंटर पार्टिकुलर स्पेस बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट ऑफ डिफ्यूजन बढ़ता है, पर दोनों के बीच में कोई भी लेना देना नहीं है। दोनों एक अलग अलग बात को रिप्रेजेंट करता है। तो हम ये बोलते हैं कि नहीं, ये तो नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। अब ए नहीं हुआ तो डी भी नहीं होगा, ये तो ऑटोमेटिकली कट गया। अब हमें बी और सी में चूज करना है कि क्या होगा। रेट ऑफ डिफ्यूजन इस वजह से बढ़ता है क्योंकि वॉल्यूम ऑफ द मैटर इंक्रीजेज। मुझे भी ये बात अच्छी नहीं लग रही है। वॉल्यूम ऑफ मैटर इंक्रीज करता है, पर वॉल्यूम ऑफ मैटर का रेट ऑफ डिफ्यूजन से क्या लेना देना है? बिल्कुल नहीं, कोई भी लेना देना नहीं है। तो मुझे लगता है कि सी भी नहीं है। हाँ, अगर बी को ध्यान पूर्वक देखा जाए तो बी इज द करेक्ट जस्टिफिकेशन ऑफ द क्वेश्चन। क्वेश्चन का एकदम करेक्ट जस्टिफिकेशन है, बी एकदम करेक्ट है। क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पर पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, इसी वजह से रेट ऑफ डिफ्यूजन भी बढ़ता है। रेट ऑफ डिफ्यूजन होता क्या है? रेट ऑफ डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन पार्टिकल के मूवमेंट को हम लोग डिफ्यूजन कहते हैं। जितना तेजी से होता है वो रेट, उसको हम लोग उसको जोड़ देते हैं। अब यह कि इस रेट ऑफ डिफ्यूजन को हम लोग कैसे बढ़ा सकते हैं? टेम्परेचर इंक्रीज करके हम लोग बढ़ा सकते हैं। कैसे? क्योंकि टेम्परेचर जब हम लोग इंक्रीज करते हैं तो पार्टिकल के पास एनर्जी जाती है। होता है कि नहीं होता है? लॉजिकली सोचिएगा, एकदम लॉजिकली हम लोग सोचते हैं कि जब हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होता है? हम लोग बोलते हैं कि हीट एनर्जी ये बढ़ेगा, बिकॉज टेम्परेचर इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। टेम्परेचर नापने का क्या होता है? एनर्जी का एक प्रकार होता है। टेम्परेचर हमने बढ़ा दिया, टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब हमने किसी चीज़ में ढेर सारी हीट ऐड किया है, क्योंकि हीट ऐड करने पर ही टेम्परेचर बढ़ेगा और हीट निकालने पर टेम्परेचर घटेगा। यही होता है टेम्परेचर का अप एंड डाउन। कि अगर आपसे कोई पूछता है कि टेम्परेचर कैसे बढ़ेगा, तो हम लोग बोलते हैं कि हीट प्रोवाइड कर दीजिए, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। या टेम्परेचर कैसे घटेगा? हम बोलते हैं कि हीट निकाल लीजिए उसमें से, टेम्परेचर निकल जाएगा, टेम्परेचर घट जाएगा। तो दैट्स वाई वी कैन से दैट हीट ऐड करने पर टेम्परेचर बढ़ेगा। तो टेम्परेचर बढ़ा क्यों? हीट एनर्जी हमने ऐड किया, हीट एनर्जी हमने ऐड किया। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी।
तो हम लोग बोलते हैं कि सिस्टम की एनर्जी क्या करेगी, बढ़ेगी। सिस्टम की एनर्जी बढ़ेगी, या फिर हम लोग बोल सकते हैं पार्टिकल की एनर्जी बढ़ेगी। अगर पार्टिकल की एनर्जी बढ़ गई तो हम लोग बोलते हैं कि काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो गई बेटा, बढ़ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो बच्चा बच्चा जानता है कि इसका फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, वेयर एम इज द मास ऑफ द पार्टिकल एंड वी इज द स्पीड या वेलोसिटी, दोनों में से कोई चीज का भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। सो एम इज द मास ऑफ द पार्टिकल एंड वी इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। अब देखिए काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने पर मास तो बढ़ेगा नहीं। किसी भी पार्टिकल का मास क्या होता है, उसकी खुद की प्रॉपर्टी होती है, वो एनर्जी से उसका कोई मतलब नहीं होता है, वो बढ़ता नहीं है, वो घटता नहीं है। हम लोग बोलते हैं कि वो फिक्स क्वांटिटी है। वो क्या है बेटा, फिक्स क्वांटिटी है। तो मास जो है वो आपका फिक्स क्वांटिटी है। तो वेरिएबल क्वांटिटी क्या रहेगा, वी स्क्वायर। कि अगर हमें काइनेटिक एनर्जी बढ़ाना है तो वी स्क्वायर भी क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। वी स्क्वायर बढ़ाने का मतलब क्या हुआ बेटा, स्पीड हमें बढ़ाना पड़ेगा। और जब स्पीड बढ़ गया तो ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ पर क्या होगा, डिफ्यूजन का रेट भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। डिफ्यूजन का रेट भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो दैट्स वाई करेक्ट आंसर विल बी दिस वन। करेक्ट आंसर क्या हो गया, ये हो गया। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी बच्चा लोग। सवाल को देखने के बाद तुरंत उसका जवाब मत दिया करिए। तुरंत जवाब देने का मतलब जो है वो गलत भी हो सकता है। वो क्या हो सकता है, गलत भी हो सकता है। आपने सवाल को सही तरीके से पढ़ा नहीं, क्योंकि आपने देखा सवाल तो हमने पढ़ लिया, ठीक है। बच्चे क्या करते हैं कि ऑप्शन पे ज़्यादा फोकस कर लेते हैं, अच्छा ये ऑप्शन सही है कि गलत है। और यहाँ पे क्या है, तीनों की तीनों ऑप्शन सही है। इसी वजह से बच्चों ने क्या किया, तीनों ही ऑप्शन आंसर में डाल देते हैं। नहीं, आपको देखना है कि सवाल के हिसाब से कौन सा आंसर सही है। सवाल के हिसाब से कौन सा आंसर सही है। अच्छा, ममता ने पूछा कि सर व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी। चलिए मैं आपको बताता हूँ आज की क्लास में काइनेटिक एनर्जी क्या होता है। इनफैक्ट एनर्जी क्या होता है, एनर्जी तो सबको पता है। एनर्जी जो है सिस्टम के अंदर मौजूद एक सब्सटेंस होता है, एक चीज़ होती है एनर्जी। अब एनर्जी जो होता है बहुत तरह का होता है, ढेर सारी तरह का एनर्जी होता है, कोई इसका लिमिट नहीं होता है। अगर हम नाम लेना स्टार्ट करें तो बहुत सारा नाम आ जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम नाम लेते हैं काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, वन ऑफ द फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी का डिफरेंट फॉर्म होता है, तो काइनेटिक एनर्जी इज़ वन ऑफ द फॉर्म ऑफ एनर्जी। वेरी गुड अक्षर। उसी तरीके से हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। उसी तरीके से बोलते हैं न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियस के अंदर है, न्यूक्लियर एनर्जी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। उसी तरीके से बोलते हैं थर्मल एनर्जी, टेम्परेचर की वजह से हुआ थर्मल एनर्जी। तो इसी तरीके से हम लोग बोलते हैं कि ढेर सारी एनर्जी होती है, रेडियो एक्टिव एनर्जी हो जाती है रेडियो एक्टिविटी की वजह से। तो आप देखेंगे केमिस्ट्री में अलग अलग तरह की एनर्जी होती है, पर हमारे काम की जो एनर्जी होती है वो दो होती है। Two are the main energy which we are mainly dealing with. One is the kinetic energy and the other one is the potential energy. यही दो एनर्जी हमें पढ़ना है। तो एक होता है काइनेटिक एनर्जी और दूसरा होता है पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो पहले आप इस चीज़ों को नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बताता हूँ, ठीक है। आज कुछ नया चीज़ पढ़ेंगे, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, इसके बारे में लोग पढ़ेंगे। क्योंकि यहाँ पे दो बच्चों ने पूछा है, ममता ने भी पूछा और अम्बरीश ने भी पूछा है कि सर ये काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। तो बात कर लेते हैं काइनेटिक एनर्जी भी और पोटेंशियल एनर्जी भी। चलिए इसी में हम बात करते हैं। तो यहाँ पे चलिए यहाँ पे थोड़ी बहुत जगह है, उसी पे हम लोग काम कर लेते हैं। एनर्जी देखिएगा, ध्यान पूर्वक देखिएगा और समझिएगा, समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एनर्जी इज ऑफ मैनी टाइप, ढेर सारे तरह के होते हैं। एनर्जी इज ऑफ मैनी टाइप, जिसमें से दो एनर्जी हमारा काम का है। पहला होता है काइनेटिक एनर्जी और दूसरा होता है
पोटेंशियल एनर्जी, सब बताऊंगा बच्चा, बस धीरज बनाए रखिए। और दूसरा होता है पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। टू मेन सॉरी टू मेन आर काइनेटिक एनर्जी और क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी। सबसे पहले बात करते हैं हम किसकी, काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं। काइनेटिक एनर्जी क्या, काइनेटिक एनर्जी, और डिफाइन करते हैं काइनेटिक एनर्जी होती क्या है। काइनेटिक एनर्जी होती क्या है, सिंपल सा डेफिनेशन है, एनर्जी possessed by the particle because of its motion। अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसके मोशन की वजह से, इसके मूवमेंट की वजह से जो एनर्जी उसके पास आती है दैट इज कॉल्ड एज काइनेटिक एनर्जी। क्या, काइनेटिक एनर्जी। तो लिख लेते हैं काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी possessed बाय पार्टिकल या मैटर, कुछ भी, सब्सटेंस, मैटर, पार्टिकल, कुछ भी। तो एनर्जी possessed, possessed का मतलब होना, बाई पार्टिकल, possessed बाई पार्टिकल ड्यू टू इट्स मोशन, उसके मोशन की वजह से, उसके मोशन की वजह से। तो दैट्स टाइप ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड एज काइनेटिक एनर्जी। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने एक यहाँ पे ब्लॉक रख दिया और ये ब्लॉक जो है वो है स्टेशनरी। स्टेशनरी का मतलब मूव नहीं कर रहा है। मूव नहीं करने का मतलब यहाँ पे v की वैल्यू जो है वो 0 है। v आप जानते हैं, फिजिक्स वाले v की हम बात कर रहे हैं, वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। v की वैल्यू क्या है, 0 है। तो हम लोग बोलते हैं कि काइनेटिक एनर्जी भी इसके पास क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। वहीं सेम पार्ट ब्लॉक जो है वो आगे की तरफ या पीछे की तरफ, ऊपर नीचे किसी भी तरफ मूव कर रहा है। क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो हम लोग बोलते हैं कि इसके पास सब काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। तो अगर कोई भी पार्टिकल मूव करता है, जैसे कि मैं मूव कर रहा हूँ, इधर जा रहा हूँ, फिर उधर जा रहा हूँ, तो मैं मूव कर रहा हूँ, तो मेरे मूवमेंट की वजह से मेरे पास एक एनर्जी आ गई है एंड दैट एनर्जी विल बी कॉल्ड एज काइनेटिक एनर्जी। मेरे ख्याल से सारे बच्चों को ये बात समझ में आ गई है। अब इसको हम लोग कंपेयर भी कर सकते हैं कि अलग अलग पार्टिकल मूव कर रहा है तो कौन से पार्टिकल के पास एनर्जी कितनी होगी। तो जो पार्टिकल तेजी से मूव करेगा वो क्या होगा, के पास एनर्जी भी ज़्यादा होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर धीरे सी जो गाड़ी है हमसे आके टकराएगी तो हमें ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। पर वहीं अगर तेज़ी से कोई गाड़ी आ रही है और हमसे टकराती है तो हमारा वहीं पर काम ख़त्म होगा कि नहीं होगा। हो सकता है कि हॉस्पिटल में चले जाए या फिर हम हो सकता है कहीं और चले जाए। तो क्यों, क्योंकि जो तेज़ गति से गाड़ी आ रही है उसके पास काफ़ी ज़्यादा एनर्जी है। तो उतना एनर्जी को रोकने के लिए हमारे पास उतना बल नहीं है। तो हम लोग बोलते हैं कि जितना ज़्यादा मोशन होगा एनर्जी भी क्या होगा, उतना ही ज़्यादा होगा। सो वी कैन से दैट काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। स्पीड का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, स्पीड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और इसका अगर फॉर्मूला देखा जाए तो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है दैट इज इक्वल टू हाफ mv²। क्या फॉर्मूला हो जाता है, हाफ mv², वेयर m इज द मास ऑफ द पार्टिकल एंड v इज द स्पीड ऑफ द पार्टिकल। दैट इज द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ये क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी का ये फॉर्मूला हो गया। अब यहीं पे देख लीजिए, दोनों चीज मैटर करता है, मास भी मैटर करता है और दूसरा क्या करता है, v की वैल्यू भी मैटर करती है। अगर बड़ा सा कोई पार्टिकल हमसे टकराएगा तो उसके पास भी ज़्यादा एनर्जी होगा, वहीं अगर छोटा सा पार्टिकल तेज़ गति से टकराएगा तो उसके पास भी क्या होगा, एनर्जी ज़्यादा होगी। तो दैट इज कॉल्ड एज काइनेटिक एनर्जी। सबको समझ में आ गया। हाँ बेटा अब नोट करिए श्रेया, अब नोट कर, नोट कर, अब जितना लिखवाया सब नोट कर और सीक्वेंस में नोट करना, जैसे जैसे मैंने लिखवाया था नोट कर, ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, महा ज़रूरी है।
तो काइनेटिक एनर्जी समझ में आ गया, काइनेटिक एनर्जी समझ में आ गया। समझ में आ गया बेटा? बोल बच्चा। ओके श्रेया। चीजों को हम मिटाते हैं और मूव करते हैं अपने दूसरे कॉन्सेप्ट पर, दैट इज कॉल्ड एज कौन सी एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, तो इसका भी एक सिंपल डेफिनेशन होता है। पोटेंशियल एनर्जी is energy possessed by particle। अब पार्टिकल कुछ भी हो सकता है, पार्टिकल ड्यू टू इट्स पोजीशन, ड्यू टू इट्स पोजीशन, उसके पोजीशन की वजह से जो एनर्जी आती है उसको हम लोग बोलते हैं कि आप पोटेंशियल एनर्जी। अब इसको मैं आपको समझाऊंगा, ममता ध्यान से सुनिएगा कि क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर किसी पार्टिकल के पास एनर्जी मौजूद है और वो एनर्जी किस वजह से मौजूद है, उस पार्टिकल की पोजीशन की वजह से कि पार्टिकल कहाँ पे स्थित है। अब सवाल है कि पोजीशन से मतलब क्या है? पोजीशन से मतलब ये है कि ग्राउंड से या किसी रेफरेंस लेवल से, हम रेफरेंस लेवल को ग्राउंड लेवल ही मान लेते हैं, तो ग्राउंड से या फिर किसी रेफरेंस लेवल से पार्टिकल कितना ऊंचा है, कितना ऊंचा है, दैट टाइप ऑफ एनर्जी विल बी कॉल्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं ये जो हमारा हाथ है एक रेफरेंस लेवल है। पोटेंशियल एनर्जी हमेशा एक रेफरेंस लेवल से ही कैलकुलेट किया जाता है और रेफरेंस लेवल जो होता है वो अलग अलग तरीके से चेंज करता रहता है। वो आप पे डिपेंड करता है कि आपने रेफरेंस लेवल क्या लिया है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम इस रिमोट के लिए रेफरेंस लेवल कुछ भी मान सकते हैं। जैसे कि मैंने रिमोट को यहाँ पे रखा है, तो इसका रेफरेंस लेवल मेरा हाथ भी हो सकता है, तो हम हाथ से इसकी ऊंचाई को काउंट कर सकते हैं, नाप सकते हैं। या फिर इस रिमोट का रेफरेंस लेवल ये ग्राउंड भी हो सकता है, तो हम ग्राउंड से भी इसकी ऊंचाई को नाप सकते हैं। मान लेते हैं कि हमारा रेफरेंस लेवल जो है मेरा हाथ है, रिमोट को मैंने यहाँ पे रख दिया, रिमोट को यहाँ पे रख दिया और मुझसे कोई पूछता है कि बताइए इस रिमोट के पास कोई पोटेंशियल एनर्जी है कि नहीं है। ध्यान से सुनिएगा बच्चा लोग, एकदम ध्यान से, एक बात सुन लेंगे, जिंदगी भर के लिए आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा पोटेंशियल एनर्जी का केस, क्योंकि ये जो चीज़ है वो आपको बाद में क्लास 11-12 में काम में आएगा। जब फिजिक्स में आप न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ोगे तब आपको बड़ा इस काम आएगा। तो हमसे कोई पूछ रहा है कि बताइए क्या इस रिमोट के पास कोई पोटेंशियल एनर्जी है, तो मैं बोलता हूँ कि इसका जवाब मैं दे नहीं सकता। तो बोलता है क्यों नहीं दे सकते हैं, आप तो टीचर हैं तो आपको तो देना चाहिए कि इस रिमोट के पास कोई इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है। तो हम बोलते हैं कि हम इसलिए नहीं दे पाएंगे क्योंकि आपने ये नहीं बताया है कि रेफरेंस क्या रहे, किस रेफरेंस लेवल से हमें एनर्जी को कैलकुलेट करना है। हमें ये बताइए, हमें रेफरेंस लेवल दीजिए, तभी हम आपके सवाल का जवाब दे सकते हैं। अगर आप रैंडमली पूछेंगे तो हम रैंडमली आंसर भी दे सकते हैं कि ये होगा, फिर आप जस्टिफाई करते रहिएगा कि ये आंसर नहीं है और मैं जस्टिफाई कर दूंगा कि यही आंसर है। तो वो बात समझ गया, बोल दिया कि अच्छा ये तो बड़ा समझदार है, ये रेफरेंस वैल्यू की बात कर रहा है तो मुझे रेफरेंस बताना पड़ेगा। तो उसने बोला कि आप रेफरेंस अपना हाथ ले लीजिए। तो जैसे ही उसने बोला कि आप रेफरेंस अपना हाथ ले लीजिए, तो मैंने तुरंत बोला कि इस रिमोट के पास कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी इज ज़ीरो। क्यों पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो है? क्योंकि रेफरेंस लेवल से इसकी ऊंचाई कुछ भी नहीं है, वहीं पर है, कोई ऊंचाई नहीं है। तो क्या हो गया, यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर ज़ीरो है। अब मैं क्या करता हूँ कि इस रिमोट को ऊपर उठाता हूँ,
रेफरेंस लेवल वही रहेगा मेरा हाथ। तो जैसे जैसे मैं इस रिमोट को ऊपर उठा रहा हूँ वैसे वैसे इस रिमोट के अंदर का पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि इसकी पोजीशन हाई हो रही है। जितना ज़्यादा पोजीशन ऊपर होगा रेफरेंस लेवल से उतना ही ज़्यादा इसके पास क्या हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। तो दैट्स वाई आई एम सेइंग दैट potential energy is energy possessed by a particle or matter or substance or anything due to its position from the reference level. आपको ऐड करना है तो ऐड कर सकते हैं from the reference level. So we can say that potential energy जो है वो डिपेंड करती है किस पर बेटा? हाइट पर। किस पे डिपेंड करती है? हाइट पे डिपेंड करती है। तो इसी वजह से हम लोग बोलते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला है दैट इज इक्वल टू m इंटू जी इंटू एच। क्या हो जाएगा बेटा? m इंटू जी इंटू एच, वेयर m इज द मास ऑफ द पार्टिकल, g इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड h इज द हाइट फ्रॉम द रेफरेंस लेवल। हाइट फ्रॉम द रेफरेंस लेवल। हो गया? पोटेंशियल एनर्जी समझ में आ गया ना सबको? वेरी गुड। अच्छा, अब बताइए सबको समझ में आया कि नहीं आया? से यस और नो। कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन? आप पूछिए। जिसने इसने भी सवाल किया था, ममता एंड रेस्टॉल। वेरी गुड सर, प्लीज़ एक्सप्लेन अगेन। शशिकांत पांडे, एज यूजुअल शशिकांत को थोड़ा सा समझने में टाइम लगता है, पर कोई बात नहीं, हमारा काम ही है समझाना। तो शशिकांत, मैंने आपको ये बताया था, सबको ये बताया था कि किसी सब्सटेंस के पास एनर्जी है। क्यों एनर्जी है? बिकॉज ऑफ इट्स पोजीशन फ्रॉम द रेफरेंस लेवल। दैट एनर्जी विल बी कॉल्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। जैसे कि ये रिमोट का एग्जांपल लेते हैं ना, तो रिमोट को हमने अपने हथेली पे रख दिया, तो हथेली का रेफरेंस लेते हुए रिमोट के पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो जब मैंने हथेली पे रिमोट रखा हुआ है तो हथेली से रिमोट की ऊंचाई 0, क्या बेटा? 0। तो हम लोग बोलते हैं कि क्योंकि ये एकदम रेफरेंस लेवल पर ही है हमारा रिमोट, तो इस रिमोट के पास कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। अब क्या करते हैं कि रिमोट को धीरे धीरे ऊपर उठाते हैं। तो जैसे जैसे ऊपर उठा रहे हैं हाइट जो है वो बढ़ रही है, रेफरेंस लेवल से हाइट बढ़ रही है। 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, इस तरीके से हाइट क्या हो रही है? बढ़ती जा रही है। तो जैसे जैसे हाइट बढ़ रही है रेफरेंस लेवल से इसकी पोजीशन बढ़ रही है, और जैसे जैसे इसकी पोजीशन ऊंची हो रही है, हाई जा रहा है, तो वैसे वैसे इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा। तो दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज पोटेंशियल एनर्जी है। साहिल ने, सर लाइट के पास काइनेटिक एनर्जी है या पोटेंशियल एनर्जी? बेटा लाइट के पास जो एनर्जी है वो अलग तरह का हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं क्वांटम एनर्जी। लाइट को हम लोग पार्टिकल की तरह हमने ट्रीट ही नहीं किया था। समझ में आई बात? आपको याद होगा कि हमने लाइट को मैटर में इंक्लूड नहीं किया था। जब हमने लाइट को मैटर में इंक्लूड किया ही नहीं है, समझ में आई, तो मास होगा ही नहीं। जब मास नहीं है तो उस पर हम लोग पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी की बात नहीं करेंगे, हम लोग उसको एक अलग दिशा में लेके जाते हैं। दैट इज कॉल्ड एज क्वांटम एनर्जी। क्वांटा के फॉर्म में जाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज क्वांटम एनर्जी। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए साहिल, ठीक है? जहाँ पे मास है वहीं पर हम लोग क्या करेंगे? काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। ओके, चलिए, आई होप बात समझ में आ गई होगी। लेट्स मूव ऑन टू आवर टुडेज लेक्चर। ये तो सवाल वाली बात हो गई, पर अच्छी बात यह है कि हम लोग एक सवाल में ही हमने एक कॉन्सेप्ट को निपटा दिया कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। अब सबको पता ही चल गया है, तो एक सवाल में हमने एक कॉन्सेप्ट को निपटा दिया। तो दैट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। यही हमने पिछले क्लास में स्टार्ट किया था, और ये 4 पॉइंट था कि नहीं था बच्चा लोग?
So particles of matter are very very small. Particles of matter have space between them. Particles of matter are constantly moving and particles of matter attract each other. हमने इन दोनों को कंप्लीट कर दिया था. हमने इन दोनों को क्या किया था? कंप्लीट कर दिया था. और आज जो है हमें तीसरे और चौथे पॉइंट को हमें देखना है. बस वही चीज़ रहेगा. एक्सपेरिमेंट करेंगे, ऑब्जर्वेशन देखेंगे और कंक्लूजन नोट करेंगे. एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन एंड कंक्लूजन. तो लेट स्टार्ट विद पार्टिकल ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग. और ये है एक GIF. तो इस GIF को देख के आपको क्या लगता है? बताइए, आप क्या कंक्लूजन कर रहे हो इस GIF को देखकर? व्हाट इज योर कंक्लूजन? क्या कंक्लूड करोगे इस GIF को देखकर? देखते हैं कौन सही जवाब देता है. क्या है ये? बच्चे परेशान हैं, सोच में पड़ गए हैं कि सर क्या सवाल पूछ दिए. स्मोक इज कंटिन्यूसली मूविंग. वेरी गुड साहिल. द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग. वेरी गुड. असल में ये जो है ना, ये अगरबत्ती का एक GIF है. अगरबत्ती, इंसेंस स्टिक, दैट इज कॉल्ड एज इंसेंस स्टिक. और इंसेंस स्टिक जल रहा है, तो जलने की वजह से यहाँ पे धुआं निकल रहा है, स्मोक निकल रहा है. और उस स्मोक की वजह से हम लोग क्या बोलते हैं कि कमरे में खुशबू हो रही है. तो हम ये बोलते हैं कि इस GIF को देख के हमें ये लगता है कि हमारा जो रूम है काफ़ी महक रहा है, काफ़ी अच्छा हो गया है उसका माहौल. चलिए, जोक्स अपार्ट, लेट्स मूव ऑन टू आवर टुडेज ये सेक्शन है. ये स्लाइड को हम लोग देखते हैं. ये स्लाइड जो है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग का एक एग्जाम्पल है. इंसेंस स्टिक इज एन एग्जाम्पल. प्रोसीजर में देखिएगा क्या है प्रोसीजर. प्लेस एन इंसेंस स्टिक इन अ इंसेंस स्टिक होल्डर. ये आपका इंसेंस स्टिक है, ठीक है, इंसेंस स्टिक है. और नीचे जो है यहाँ पर इंसेंस स्टिक होल्डर है. तो हमने क्या किया, इंसेंस स्टिक को इंसेंस स्टिक होल्डर में हमने यहाँ पे लगा दिया. और फिर क्या करना है, आग जलाना है. उसमें तो हम लोग माहिर हैं. तो लेट द इंसेंस स्टिक विद द हेल्प ऑफ द मैच स्टिक. और फिर उसके बाद देख रहे हैं कि ऑब्जर्व द मूवमेंट ऑफ द गैस कमिंग आउट ऑफ द इंसेंस स्टिक. स्मोक जो निकलती है या फिर गैस जो निकलती है उसको हम लोग ऑब्जर्व करते हैं. दैट इज़ द सिंपल प्रोसीजर. बहुत ही आसान सा प्रोसीजर है. हम लोग यूज़ करते हैं जब भी कोई फेस्टिवल होता है. इंसेंस स्टिक का तो हम लोग काफ़ी यूज़ करते हैं. इनफैक्ट जब भी प्रे करते हैं तब भी हम लोग इंसेंस स्टिक का यूज़ करते हैं. तो दैट इज़ द प्रोसीजर ऑफ द इंसेंस स्टिक लिटिंग. ठीक है, अब देखते रहिए. कहानी जो है बहुत ही नॉर्मल चलेगी. नोट भी करते रहिएगा बेटा. Okay, some question is coming out. Sir, we can take pollen grain experiment as example particle. Yes, you can also take the pollen grain example. उसको भी आप ले सकते हो, पर कोशिश करिए कि अलग अलग एग्जाम्पल आप लोग पढ़िए. जैसे कि मैंने वहाँ पे pollen grain कर लिया, तो अब यहाँ पे कुछ अलग कर लेते हैं. तो इससे हम लोग का कॉन्सेप्ट और भी अच्छा होता जाएगा. हम लोग केवल एक ही एग्जाम्पल पर स्टिक नहीं करना चाहिए, हमें अलग अलग एग्जाम्पल पर भी फोकस करना चाहिए. तो यहाँ पे इंसेंस स्टिक का हमने एग्जाम्पल ले लिया है, पर अगर आपको लेना है तो आप पॉलन ग्रेन का भी एग्जाम्पल ले सकते हो. पॉलन ग्रेन का भी एग्जाम्पल ले सकते हो, पर पॉलन ग्रेन की एग्जाम्पल से अच्छा होगा ये इंसेंस स्टिक, क्योंकि यहाँ पर पार्टिकल हमें मूव करता हुआ दिख रहा है. यहाँ पे पार्टिकल हमें मूव करता हुआ दिख रहा है. पॉलन ग्रेन के एग्जाम्पल में वाटर का पार्टिकल आपको मूव करता हुआ नहीं दिखेगा. इनडायरेक्टली आप लोग उसको इंटरप्रेट करते हो. ध्यान से सुनिएगा. पॉलन ग्रेन के एक्सपेरिमेंट में वाटर पार्टिकल के मूवमेंट को आप इनडायरेक्टली इंटरप्रेट करते हो. इनडायरेक्टली इंटरप्रेट करने का मतलब
कि हम वाटर के पार्टिकल के मूवमेंट को नहीं देख रहे हैं, इनफैक्ट पोलन ग्रेन के पार्टिकल के मूवमेंट को देख के बता रहे हैं कि वाटर का पार्टिकल मूव कर रहा है, तो दैट इज कॉल्ड एज इनडायरेक्ट इंटरप्रिटेशन। पर यहाँ पर इंसेंस स्टिक का पार्टिकल हमें मूव करता हुआ दिख रहा है, जहाँ जहाँ स्मोक जा रहा है वहाँ वहाँ क्या जा रहा है, इंसेंस स्टिक का पार्टिकल जा रहा है। सो हेयर इज अ डायरेक्ट इंटरप्रिटेशन, हेयर इज अ डायरेक्ट इंटरप्रिटेशन। ऑब्जर्वेशन क्या है, ऑब्जर्वेशन बड़ा सिंपल सा है, गैस कमिंग आउट आफ्टर लिटिंग द इंसेंस स्टिक मूव्स रैपिडली इन ऑल द डायरेक्शन, बिल्कुल पूरे के पूरे डायरेक्शन में मूव करता है। कैसे पता चला पूरे की पूरे डायरेक्शन में मूव करता है, क्योंकि हमें पता है कि अगर हमने एक कोने में इंसेंस स्टिक जलाया तो इसकी महक पूरे के पूरे कमरे में फैल जाती है, और जब पूरे के पूरे कमरे में महक फैलती है तो उसका कंक्लूजन यही रहेगा। कंक्लूजन क्या रहेगा, this activity proves that matter is made of tiny particles, so we conclude that there must be millions of tiny particles in the incense stick, which on burning separate from each other and travel in all direction and in every corner of the room due to the effect of diffusion, due to the effect of diffusion and Brownian motion। देखिए यहाँ पे भी ब्राउनियन मोशन हो रहा है, कैसे ब्राउनियन मोशन हो रहा है, इंसेंस स्टिक का पार्टिकल जो है एयर के पार्टिकल से टकरा रहा है। हमारे एयर में ढेर सारे पार्टिकल हैं, गैस के पार्टिकल हैं, ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, अलग अलग गैस के पार्टिकल हैं। तो जो इंसेंस स्टिक का जो पार्टिकल निकल रहा है वो एयर के पार्टिकल से टकरा रहा है, जिसकी वजह से ब्राउनियन मोशन देखने को मिल रहा है। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो इंसेंस स्टिक होता है उसका जो पार्टिकल होता है वो एक ही दिशा में नहीं मूव करता है, वो अलग अलग दिशा में मूव करता है बिकॉज ऑफ द ब्राउनियन मोशन। यस साहिल, यू कैन ऑल्सो टेक वाटर एंड KMnO4, वहाँ पे तो आप अच्छी तरीके से देख सकते हो KMnO4 का पार्टिकल हर जगह मूव करता है, ठीक है। तो दैट इज़ द ऑब्जर्वेशन पार्ट एंड द कंक्लूजन पार्ट, प्लीज़ नोट इट डाउन। इसमें मैं कुछ चीज़ें आपको क्लियर कराता हूँ, पहले नोट कर लीजिए फिर हम चर्चा करते हैं। नोट कर दिया होगा ना। अब ध्यान से सुनिए जो मैं बात बोल रहा हूँ, जैसे कि इसमें एक बहुत ही बेसिक सा सवाल ये क्रिएट होता है कि सर इंसेंस स्टिक का पार्टिकल तो पहले भी था, बर्न करने के पहले भी था, तो वो क्यों नहीं मूव कर रहा था। जैसे कि हमने जब इंसेंस स्टिक को जलाया नहीं था, उसको लिटअप नहीं किया था, तब पार्टिकल क्यों नहीं मूव कर रहा था, लिटअप करने के बाद ही पार्टिकल क्यों मूव कर रहा है। तो इसका बेसिक सा एग्जाम्पल ये है, या एक्सप्लेनेशन पार्ट ये है कि जो स्टार्टिंग में इंसेंस स्टिक हमने लिया था वो सॉलिड फेज में था। वो कौन से फेज में था, सॉलिड फेज में था। और सॉलिड में पार्टिकल के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है बेटा, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, और इसी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से पार्टिकल मूव नहीं करता है। मतलब कि जो इंसेंस स्टिक है, अगरबत्ती जो है, उसके अंदर जितने भी पार्टिकल हैं सब एक दूसरे से काफ़ी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े हुए हैं, जिसकी वजह से पार्टिकल मूव नहीं कर रहा है, सब एक जगह पे फिक्स है। जैसे ही हमने उसको हीट दिया, जलाया या फिर हमने उसको हीट दिया, तो हीट देने की वजह से पार्टिकल पार्टिकल के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक कर जाता है। मतलब कि इंसेंस स्टिक में जो पार्टिकल मौजूद है उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक कर जाता है, और जैसे ही पार्टिकल के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक करता है तो पार्टिकल एकदम फ्री हो गया, और जैसे ही पार्टिकल एकदम फ्री हो गया फिर वो अपना रैंडम मूवमेंट शो करता है। क्या शो करता है बेटा, रैंडम मूवमेंट वो शो करता है। सो वी कैन सी द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल
आफ्टर लिटिंग दी इंसेंस स्टिक। ये बस आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि सॉलिड के पार्टिकल में भी मूवमेंट करने की चाह है, इच्छा है, पर वो इच्छा पूरी नहीं हो पा रही है। क्यों? क्योंकि पार्टिकल के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी स्ट्रांग है, तो पार्टिकल चाहते हुए भी मूव नहीं कर पाता है। पर जैसे ही हमने उसको गैशियस फेज में कन्वर्ट किया तो पार्टिकल फ्री हो गया और अपनी इच्छा को पूरी कर रहा है, रैंडम मूवमेंट शो कर रहा है। समझ में आ रही है ना बच्चा लोग बात? देखें तो साहिल यादव, ओके, वेरी गुड। KMNO4 एग्जाम्पल, वेरी गुड, ठीक है। So that is the third characteristics of particle of matter. तीसरा, आई होप सभी ने नोट कर लिया होगा। तो shall we move to next slide? Say yes. Okay. सर प्लीज एक्सप्लेन अगेन। अगेन इट्स शशिकांत पांडे। ओके, कोई बात नहीं, फिर से हम एक्सप्लेन करते हैं। शशिकांत, मैं ये बोल रहा था कि जो इंसेंस स्टिक होते हैं उसके अंदर ढेर सारे पार्टिकल हैं। देयर आर मिलियंस ऑफ पार्टिकल इनसाइड द इंसेंस स्टिक। मैटर को वो शो करता है, मैटर प्रॉपर्टी को शो करता है। तो वो ढेर सारे पार्टिकल जो है अभी सॉलिड फेज में है, और सॉलिड फेज का इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि इनके पार्टिकल के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इतना स्ट्रॉन्ग है कि पार्टिकल एक दूसरे से एकदम चिपके हुए हैं, वो मूव नहीं कर पा रहे हैं। पर जैसे ही हमने इंसेंस स्टिक को जलाया, हीट किया, एनर्जी दिया, तो इस एनर्जी की वजह से पार्टिकल के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक कर जाता है। और जैसे ही पार्टिकल के बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम लोग ब्रेक करते हैं, फिर पार्टिकल एकदम फ्री हो जाता है, और फ्री होने के बाद क्या करता है, वो रैंडम मूवमेंट शो करता है। एंड दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज पार्टिकल्स ऑफ द मैटर आर इन कंटिन्यूसली मूवमेंट। चलिए, मूविंग टू नेक्स्ट, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। ओके, हमें ये भी साबित करना है कि मैटर के अंदर जितने पार्टिकल है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, बिल्कुल अट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पे प्रोसीजर को हम लोग देखते हैं कि क्या क्या है। यहाँ पे हम लोग दो एक्सपेरिमेंट ले सकते हैं। पहला एक्सपेरिमेंट है तोड़ने वाला एक्सपेरिमेंट, और दूसरा एक्सपेरिमेंट है वेविंग वाला एक्सपेरिमेंट। आपकी किताबों में यही दो एक्सपेरिमेंट दिया भी है कि फर्स्ट वन इज द ब्रेकिंग एक्सपेरिमेंट, हम तीन अलग अलग चीज़ों को तोड़ते हैं। एंड द सेकेंड वन इज द वेविंग ऑफ द हैंड एक्सपेरिमेंट, हम तीन अलग अलग मीडियम में अपने हाथ को घुमाते हैं या फिर वेव करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रेक करने वाला एक्सपेरिमेंट, क्योंकि हमारी नेचर ही हमारा ऐसा है कि हम ब्रेक करना हमें अच्छा लगता है, ठीक है। तो ब्रेक करने वाला एक्सपेरिमेंट, तो ब्रेक करने वाले एक्सपेरिमेंट में हम लोग तीन चीज़ें लेते हैं। पहला चीज़ लेते हैं हम लोग क्या, आयरन नेल। आपकी किताबों में जो दिया हुआ है हम उसी की बात कर रहे हैं, आयरन नेल, या फिर आप आयरन ब्लॉक भी ले सकते हो, दोनों में से कुछ भी ले सकती है, आयरन नेल। दूसरा आप क्या लेंगे, आइस ब्लॉक लेंगे, आइस क्यूब लेंगे। छोटा वाला क्यूब नहीं, बड़ा वाला क्यूब आपको लेना है। मतलब कि जो गर्मियों के दिन में आपको बड़ा बड़ा क्यूब जो दिखता है वो वाला आपको लेना है, ठीक है। तो हमने आयरन नेल ले लिया, एक लोहे की कील ले लिया, छोटा सही है, उससे भी काम हो जाएगा। दूसरा हमने बड़ा सा आइस ब्लॉक ले लिया है, और तीसरा जो है हमने चॉक का एक स्टिक लिया हुआ है, कैल्शियम कार्बोनेट स्टिक, या फिर चॉक का हम लोग स्टिक लेते हैं। यही तीन एक्सपेरिमेंट है, देखते यही तो है ना। टेक आयरन बॉल, आइस बॉल एंड बॉल मेड ऑफ चॉक। अच्छा, यहाँ पे हम आयरन बॉल लिए हैं तो वो भी आप ले सकते हैं। छोटा सा आयरन बॉल ले लीजिए, आइस बॉल ले लीजिए, छोटा सा हमने आइस बॉल ले लिया है, और फिर हमने एक बॉल लिया है जो कि चॉक मटेरियल का बना हुआ है। और फिर क्या करते हैं कि तीनों चीज़ों को हम लोग हैमर करते हैं। वी हैमर द ऑल द थ्री, हिट देम विद द सेम अमाउंट ऑफ फोर्स, वन बाई वन। अब यहाँ पे देखिए, आपको फोर्स जो है एकदम सेम लगाना है, बल जो है एकदम सेम लगाना है, किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करना है। मतलब कि आयरन बॉल को हम लोग क्या कर रहे हैं कि एकदम मजबूती के साथ हैमर कर रहे हैं, वही हम लोग क्या कर रहे हैं कि चॉक मटेरियल को एकदम हल्के से छुआ दे रहे हैं। ऐसा नहीं, तीनों पर इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स आपको लगाना है, इक्वल बल से आपको हिट करना है।
क्या करना है, हिट करना है। तो हिट करने के बाद हम लोग देखते हैं कि ऑब्जर्व द शेप ऑफ ईच ऑफ देम आफ्टर हिटिंग। सबको हिट करने के बाद उसका आप शेप देखिए, ठीक है। जैसे कि ये था, आयरन बॉल था, चॉक पीस था, और फिर हमने एक और ऐड किया है, वो आइस बॉल है, जो कि यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है। अच्छा, इसको नोट करिएगा, प्लीज नोट इट डाउन। ओके, छोटी सी बात है, इसको नोट कर लिया होगा। मूविंग टू नेक्स्ट, ऑब्जर्वेशन क्या है। अब देखिए ऑब्जर्वेशन क्या है। आफ्टर हिटिंग विथ हैमर वी फाइंड दैट आयरन बॉल डज नॉट ब्रेक। आयरन बॉल नहीं टूटेगा, बिल्कुल सही बात। अगर आप हैमर से आप आयरन बॉल पर, लोहे की एक बॉल पर हिट करोगे तो वो टूटेगा नहीं। अब बात अलग है, उसका शेप डिफॉर्म कर जाएगा पर वो ब्रेक नहीं करेगा। वेयर एज ऑन हिटिंग चॉक बॉल इट ब्रेक्स वेरी इजिली। अगर आपने चॉक बॉल पे हिट किया है, थोड़ा सा भी अगर आप हिट करोगे तो वो एकदम चूर चूर हो जाएगा, एकदम पाउडर के फॉर्म में चेंज कर जाएगा। इन केस ऑफ आइस बॉल ब्रेक्स इनटू स्मॉल पीसेस। आइस बॉल क्या होगा, वो बस थोड़े से पीसेस में टूटेगा, पूरा एकदम पाउडर फॉर्म में नहीं रहेगा। तो इससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैटर के अंदर जो पार्टिकल है उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा है। कंक्लूजन पार्ट देखिएगा, कंक्लूजन क्या है। दिस एक्सपेरिमेंट टेल्स अस दैट, ध्यान से सुनिएगा, दिस एक्सपेरिमेंट टेल्स अस दैट देयर इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच बाइंड्स ऑल द पार्टिकल्स इन अ मैटर। बिल्कुल सत्य वचन। सारे मैटर में पार्टिकल के दरमियान एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जो कि पार्टिकल को आपस में जोड़े हुए है। बट दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कॉल्ड इंटर पार्टिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरीज इन डिफरेंट मैटर। अलग अलग मैटर में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो अलग अलग होता है। जैसे कि हमने ऊपर वाले एग्जाम्पल में देखा, आयरन बॉल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा है जिसकी वजह से वो ब्रेक नहीं करता है। इन केस ऑफ आयरन बॉल इट इज़ वेरी हाई ड्यू टू विच पार्टिकल्स डू नॉट सेपरेट। इतना ज़्यादा है कि हैमर करने पर पार्टिकल सेपरेट ही नहीं करता है और आयरन बॉल ब्रेक ही नहीं करता है, ऑन इवन ऑन हिटिंग विथ वेरी हाई फोर्स। इन केस ऑफ आइस बॉल, अगर हम आइस बॉल की बात करते हैं तो यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा सा कमज़ोर है, पर इतना भी कमज़ोर नहीं है कि वो एकदम पाउडर फॉर्म में हो जाए। हम लोग बोलते हैं कि बस थोड़ा बहुत पीसेस में ये ब्रेक करेगा। तो इन केस ऑफ आइस बॉल फोर्स इज रिलेटिवली वीकर देन आयरन बॉल ड्यू टू विच इट ब्रेक्स इनटू स्मॉल पीसेस। बट इन केस ऑफ चॉक बॉल के केस में देखिएगा, यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल इज वेरी 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 स्मॉल। इतना स्मॉल है जिसकी वजह से अगर इस पर हम लोग थोड़ा सा अच्छे से हिट करेंगे तो पूरा का पूरा जो आपका चॉक है वो एकदम पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर जाएगा, पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर जाएगा। ममता, वीडियो क्लियर नहीं, नोट करिए सब लोग। हाँ, अब वीडियो आ गया होगा, नोट करिए सब लोग। हाँ बेटा, यहाँ पे थोड़ा सा कनेक्शन फिर से रिकनेक्ट हुआ है, अब वीडियो आ गया होगा। Everything will be fine. Everything is fine now. Please note it down. अब ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल जो है आपका, जैसे कि साहिल ऊपर बताए थे, टेक सम वाटर इन अ कंटेनर, ट्राई कट द सरफेस ऑफ वाटर विथ आवर हैंड, वो भी हम लोग कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं कि वेविंग एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। अपना हाथ लीजिए, उसको आप 3 मीडियम से आप वेव करिए। पहला है एयर, आप एयर से हाथ को वेव करिए ऐसे। दूसरा है वाटर, आप एक टब में वाटर लीजिए और उस पर आप वेव करिए। और तीसरा है एक वुडन, आपने टेबल लिया है और वुडन टेबल लिया है और टेबल के थ्रू आप वेव करिए। जब आप एयर से वेव करेंगे आपका हाथ एकदम आसानी से वेव हो रहा है, बस आपको हल्का सा महसूस होगा एयर का फोर्स, तो हम लोग आसानी से वेव कर पा रहे हैं। पर हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पर एयर के पार्टिकल के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी कमज़ोर है,
इस वजह से वेविंग एकदम स्मूथली हो रहा है। जब आप वाटर में अपने हाथ को वेव करते हैं तो आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ती है, आसानी से नहीं हो पाता। आपको लगता है कि अच्छा खासा फोर्स जो है हमारे वेविंग को रेजिस्ट कर रहा है, तो वहाँ पे आपको मेहनत करना पड़ रहा है। क्यों? वाटर के पार्टिकल के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मजबूत है, इस वजह से वहाँ पे आपको मेहनत करना पड़ रहा है। पर वहीं पर अगर आप वुडन टेबल पर अपना हाथ वेव करेंगे, मारिए वुडन टेबल को, जोर से मारिए, देखिएगा वुडन टेबल तो नहीं टूटेगा, वो बात अलग है कि आपका हाथ टूट सकता है। क्यों? क्योंकि वुडन टेबल जो है वो सॉलिड को रिप्रेजेंट करता है और सॉलिड के पार्टिकल के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी स्ट्रांग होता है, तो वो ब्रेक नहीं कर पाता है। तो इस वजह से हमें वहाँ पर उल्टा इफेक्ट देखने को मिल जाता है। तो दीज आर द टू एक्सपेरिमेंट, ब्रेकिंग एक्सपेरिमेंट एंड द वेविंग एक्सपेरिमेंट। यू कैन राइट इट डाउन। ओके, लग रहा है अक्षय ने अच्छे से वेव कर लिया है अपने टेबल पर। और न्यूटन साहब का तीसरा इफेक्ट उन्होंने पढ़ लिया, समझ लिया होगा। एवरी एक्शन इज इक्वल इन अपोजिट रिएक्शन, दैट इज द थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन, न्यूटन थर्ड लॉ। ओके बच्चा, तो ये हो गया हमारा चौथा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पार्टिकल ऑफ मैटर। सबने नोट कर लिया, वेरी गुड। चलिए, मेरे ख्याल से आज का लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करते हैं। यही इतना ही आपको बताना था। तो फिर भी आज के लेक्चर में हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में देखा। एनर्जी के बारे में हमने जाना, टू इम्पॉर्टेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, और साथ ही साथ हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर को भी हमने कंप्लीट कर लिया है। तो एक बेसिक पोर्शन को हमने कंप्लीट कर लिया है। और मेरे ख्याल से अगले लेक्चर में हम लोग कुछ छोटे छोटे टर्म्स के बारे में जानेंगे, फ्लूइडिटी के बारे में, रिजिडिटी के बारे में, और फिर टेम्परेचर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। और अगर आपको कोई दिक्कत है, कोई डाउट है, तो आप हमारे व्हाट्सएप पेज पर जुड़िए और अपने डाउट को सेंड करिए। और या फिर आप नेक्स्ट क्लास में जब आप एंटर करेंगे तो तुरंत आप क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। तब तक आप अपना अच्छी तरीके से ख्याल रखिए, पढ़ाई अच्छे से करिए, नोट्स का रिवीजन करते रहिए, नोट्स प्रॉपर मेकिंग करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे। होमवर्क नहीं बेटा, होमवर्क की अभी ज़रूरत नहीं है। जब होमवर्क देना होगा तो मैं आपको बता दूंगा, पर अभी होमवर्क नहीं, ठीक है? तो बाय बाय, हैव अ नाइस डे।